हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडीज से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं DU BEd एंट्रेंस एग्जाम में, बट जनरली लोगों को इसके बारे में नहीं पता रहता है। तो आज से हम आने वाली वीडियोस में सोशियोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन पड़ेंगे उन्हें सभी को डिस्कस करेंगे, और जितना भी सोशियोलॉजी से मटेरियल होगा वो सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको DU BEd एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहे, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहें। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि 12th क्लास की सोशियोलॉजी का चैप्टर है। और जितना भी मैंने एनालिसिस करा था कि जितने भी DU BEd एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो आई होप आपको ये इफेक्टिवली हेल्प करेंगे आपके DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो चलिए फाइनली कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है जनसांख्यिकी। अब जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? तो जो जनसंख्या होती है किसी भी देश की, उसका एक सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना ही जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसांख्यिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस ग्राफी, जहाँ पे डेमोग्राफी का अर्थ होता है लोगों का वर्णन। ठीक है, ये होता है जनसांख्यिकी। नेक्स्ट हम जनसांख्यिकी को दो भागों में बांट सकते हैं। जनसांख्यिकी एक होती है आकारिक जनसांख्यिकी, दूसरी होती है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी में हम जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है किसी कंट्री की। और वहीं पे सामाजिक जनसांख्यिकी की बात करें तो इसमें हम जो जनसंख्या होती है किसी देश की, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर भी विचार करते हैं कि वहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली लोग कितने सही ढंग से रह रहे हैं, या फिर उनके इकोनॉमिकली और सामाजिक संबंध किस प्रकार से हैं। तो सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर हम इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट है हमारा, जो जनसांख्यिकी या फिर जनगणना हुई थी हमारी फर्स्ट टाइम, वो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, जो कि 1790 में हुई थी। और ये जो जनगणना थी वो सबसे आधुनिक जनगणना थी, जो कि अमेरिका में 1790 में हुई थी। इसके बाद फिर हम देखते हैं भारत में 1881 से प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने, जिनके काल में ये 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका एमिल दुर्खाइम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फिलोसोफर हैं सोशियोलॉजी के। और इसके बारे में जो एक कॉन्सेप्ट था या फिर एक क्वेश्चन क्या, वो आपके DU BEd में पूछा भी गया था लास्ट ईयर। आई थिंक एक बार चेक कर लेना आप अपने DU BEd प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसमें एमिल दुर्खाइम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनके बारे में पढ़ना काफ़ी जरूरी है। क्या कहते हैं एमिल दुर्खाइम, देखिए, विभिन्न राष्ट्रों में आत्महत्या की दरों में पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट किया गया है। जो एमिल दुर्खाइम है उन्होंने बेसिकली किस पर रिसर्च की है कि जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में जो आत्महत्या की दरें होती है उनके पीछे का रीज़न क्या होता है, बेसिकली उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी। और फिर बताया था कि जो आत्महत्या होती है उनके पीछे अलग अलग रीज़न होते हैं लोगों के, ठीक, जिनके बारे में ये आगे बताते हैं। कि एमिल दुर्खाइम का कथन है, आत्महत्या की दर 1 लाख जनसंख्या के पीछे मरने वाले आत्महत्या के मामलों की संख्या को सामाजिक कारणों द्वारा स्पष्ट करना चाहिए, चाहे आत्महत्या के मामले में प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति व कारण कुछ भी हो। अर्थात इनका कहना है कि जो आत्महत्या की दर है वो 1 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या के सामाजिक कारणों से स्पष्ट करनी चाहिए कि किन सामाजिक कारणों से वह व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। और इस तरह चाहे आत्महत्या के मामले में प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति व कारण कुछ भी हो, तो उन्हें हमें सामाजिक कारणों के अंतर्गत ही गिनना चाहिए, और उन्हें हमें 1 लाख जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की
आत्महत्या करने वाले लोगों की जनसंख्या के रूप में देखना चाहिए। ये है एमिल दुर्खाइम का कथन आत्महत्या को लेकर। नेक्स्ट है फिर आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जैसे कि मैंने आपको सोशियोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे उसमें कुछ फिलोसोफर के नाम भी लिखवाए थे कि जिनके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है, इनके बारे में आपको जानना है कि उन्होंने क्या क्या किया था। उसमें से एमिल दुर्खाइम एक थे। और अब जो नेक्स्ट है आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके DU में, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जो उम्र है वो 68 साल उन्होंने जिया है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1766 में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1834 में हुई थी। बेसिकली रॉबर्ट माल्थस के बारे में लास्ट टू लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें जन्म तिथि पूछी गई थी कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1766 में जन्म हुआ था और जो मृत्यु हुई थी 1834 में, और ये पूरा टाइम पीरियड इनका रहा था 68 साल का। ठीक है, बाकी इन्होंने करा क्या क्या था तो देखिए, माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था और ये जो सिद्धांत था उनके निबंध ऐसे ऑन अ पॉपुलेशन 1788 में जो प्रकाशित हुआ था उसमें लिखा गया था। इस पुस्तक में, इस निबंध में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो इनमें दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, या फिर जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो माल्थस ने। और ये किस पुस्तक में दिया गया, तो ऐसे ऑन पॉपुलेशन, और ये कब प्रकाशित की गई, तो 1788 में। नेक्स्ट है फिर आपका जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है वो बेसिकली क्या आइडिया देता है, किस पर बेस है। तो माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में कहा गया था कि मनुष्य की जनसंख्या भरण पोषण के साधनों की जनसंख्या से काफी तेजी से बढ़ती है और इसी कारण मनुष्य गरीबी की स्थिति में जीने के लिए विवश होता है। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है माल्थस द्वारा कि जो किसी भी कंट्री की जो गरीबी होती है या फिर जो लोग गरीबी की स्थिति में जीने के लिए विवश होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो जनसंख्या दर होती है वो जनसंख्या जो साधन है, जो भरण पोषण के साधन है, जो आपकी सुविधाएं हैं उनसे अपेक्षाकृत बहुत ही तेजी से बढ़ती है। और जो आपके साधन है, जो मूलभूत साधन हर इंसान को चाहिए होते हैं जीवन जीने के लिए, वो काफी स्लो उनका प्रोग्रेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, जबकि आपकी जो जनसंख्या होती है वो एकदम तेजी से बूस्ट करती है। तो इस स्थिति में जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो रिसोर्सेज उन्हें चाहिए जीने के लिए वो कम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जनसंख्या है वो मोस्टली उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं और वो गरीबी की स्थिति में जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो यही कहना है माल्थस का कि मनुष्य जिस दर से बढ़ता है उस दर से वो संसाधन नहीं बढ़ते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, और इसी कारण वह गरीबी की रेखा में जीने के लिए विवश होते हैं। नेक्स्ट है फिर वो बताते हैं कि उनके अनुसार जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, जबकि जो साधन है भरण पोषण के वो आपके 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अंतर है। ऊपर जो है वो कंप्लीटली डबल होके चल रहा है, जो जनसंख्या आपकी ऐसे बढ़ते 2, 4, 8, 16, 32 कंप्लीटली डबल होके, जबकि जो आपके भरण पोषण के साधन है वो 2, 4, 6, 2 का प्लस होकर इस तरह से बढ़ रही है। तो कितना गुना जनसंख्या आपकी तेजी से बढ़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस स्थिति में बेसिकली जाहिर सी बात है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी और जो रिसोर्सेज है वो कम होंगे, तो सभी को रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं, और जिन्हें नहीं मिलेंगे वो जनसंख्या फिर गरीबी और भुखमरी का शिकार होगी ही। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका अंत है, कृषि उत्पादन दर हमेशा जनसंख्या वृद्धि दर से पीछे ही रहेगी। सही बात है कि अगर आपकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो कृषि उत्पादन उस दर से बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सबको भोजन नहीं मिलेगा और कुछ जनसंख्या जो होगी वो आपके भुखमरी की चपेट में आएगी और गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करेगी। फिर वह कहते हैं उनके अनुसार समृद्धि व विकास के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना अति आवश्यक है, और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़ी आयु में शादी करना, सीमित बच्चे पैदा करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि तरीकों का समर्थन किया है, उनके बारे में बताया है।
तो अब ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर हमें अपना विकास करना है या फिर देश का विकास करना है तो हमें अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। और वो नियंत्रण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उनके कुछ उपाय भी बताए हैं इन्होंने। जैसा कि हम जो शादी करते हैं वो हम थोड़ी लेट उम्र में करें, और जो शिशु का जन्म है वो भी हम परिवार में 1 या 2 ही शिशु का जन्म दें। इसके अलावा फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। कुछ लोग शादी नहीं भी कर सकते हैं, जैसा कि साधु संत जो लोग होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं कम्प्लीटली, तो शादी नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को, इन तरीकों को फॉलो करके जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। फिर उसके आगे हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त वे जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों का भी समर्थन करते हैं, जिसमें अकाल पड़ना या कोई महामारी आना भी जरूरी है, जो खाद्य आपूर्ति तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अंततः ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो प्राकृतिक तरीके हैं वो भी नेसेसरी हैं, वो भी घटित होना जरूरी है। जैसे कि अकाल पड़ जाना, किसी महामारी का आ जाना, जैसे अभी कोरोना महामारी आ गई है, तो इससे क्या हुआ, लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। और रॉबर्ट माल्थस के अनुसार ये सही है। इस तरह से हमारी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं संतुलन में आती है, और ये जरूरी भी है। इससे क्या होगा, जो आपकी खाद्य आपूर्ति है और जनसंख्या है उनके बीच में थोड़ा सा संतुलन गैप तो कम होगा ही। तो इस तरह से जो हमारा सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं इक्वली आने की एक लाइन में लग जाएंगे, या फिर एक तरह से वो इक्वल हो सकते हैं। तो इस तरह से इन तरीकों का समर्थन करते हैं आपके रॉबर्ट माल्थस। इसके अलावा रॉबर्ट माल्थस की एक बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो प्रकाशित हुई थी 1798 में। ठीक है, इसके अलावा फिर है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। अभी जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है, तो बेसिकली इसके 3 चरण होते हैं, जिसमें हम देखेंगे जो जनसांख्यिकी संक्रमण है वो किस प्रकार से होता है। तो पहला स्टेप जो होता है इसमें होता है कि पहले चरण में जनसंख्या का कम होना, क्योंकि समाज अल्प विकसित व तकनीकी दृष्टि से पीछे होता है, और जन्म दर और मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो इस स्थिति में हमारी जो जनसंख्या है वो एकदम से नहीं बढ़ती है, फिर जनसंख्या कंट्रोल में रहती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो अल्प विकसित होता है और तकनीकी रूप से भी पिछड़ा रहता है, जिस स्थिति में हमारी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे इसमें वो है, दूसरे चरण में जो होता है, जो समाज होता है वो हमारा विकसित मान लेते हैं, जिसमें विकसित होने के कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम रहती है, क्योंकि लोग एजुकेटेड होते हैं विकसित समाज में, और जो मृत्यु दर है वो भी कम होती है, क्योंकि जो विकसित देश है उनकी टेक्नोलॉजी सुविधाएं भी अच्छी रहती हैं, तो मृत्यु दर भी कम रहती है। जो लोग मर भी रहे होते हैं तो उन्हें फैसिलिटीज के कारण बचा लिया जाता है किसी तरह से, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो बेसिकली 1 से 2 ज़्यादा बच्चे करते नहीं हैं, तो इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कंट्रोल रहती है और जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे तेजी से नहीं होती है। बट जो तीसरा चरण होता है वो काफी संक्रमणकालीन चरण होता है, क्योंकि ये वो चरण होता है जिसमें जनसंख्या बूस्ट करती है, जैसे हमारा इंडिया हो गया। अब यह इसमें होता क्या है कि जो समाज होता है वो समाज पिछड़ा हुआ होता है और विकसित होने की कगार में आगे बढ़ रहा होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि आपका समाज है वो विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, तो जो जन्म दर होती है वो काफी उच्च होती है, और जो मृत्यु दर होती है उसको हम नीचे गिराते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो फैसिलिटीज है उसको हम बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे हम मृत्यु दर को तो रोक लेते हैं, किंतु जो जन्म दर होती है वो भी कई अधिक तेजी से आगे बढ़ रही होती है। तो इस स्थिति में जनसंख्या विस्फोट होता है और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, इसीलिए इस चरण को हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हैं जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण जो कि हमने देखे, जिसे हम जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये तीनों चरण आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फिर आपका जनसंख्या समृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या समृद्धि से आप समझते हैं कि जनसंख्या में जो जन्म दर होती है और मृत्यु दर होती है उनके बीच के अंतर को हम जनसंख्या समृद्धि कहते हैं। जैसे जब जनसंख्या समृद्धि शून्य होती है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जो शून्य होता है, तब हम कहते हैं कि जनसंख्या स्थिर या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच चुकी है।
ठीक है। इस स्थिति में जो जनसंख्या है वो प्रतिस्थापन या फिर जनसंख्या स्थिर हो जाती है, जिसमें ना तो इस स्थिति में आप पाएंगे कि जनसंख्या कंट्रोल में रहती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आगे के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जनसंख्या समृद्धि क्या होती है, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम जनसंख्या समृद्धि कहते हैं। इसके अलावा फिर हमने जनसांख्यिकी संक्रमण के 3 चरण देखे हैं, जिसमें पहले में जनसंख्या बढ़ती है, क्यों पहले में जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों कंट्रोल में रहती है, क्योंकि पहले में हमने देखा कि जनसंख्या नहीं बढ़ती है क्योंकि हमारा समाज पिछड़ा हुआ होता है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होती है। सेकंड चरण जो होता है उसमें समाज विकसित होता है, जिसमें लोग एजुकेटेड होते हैं और चिकित्सा भी सुविधाएं बढ़िया होती है, तो इसमें भी मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बराबर रहती हैं। किंतु जो तीसरा दर होता है वो जनसंख्या विस्फोट होता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या एक तरफ से बढ़ रही होती है, मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया जाता है तकनीकी सहायता से। फिर हमने माल्थस के बारे में देखा कि माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत था वो ये कहता है कि जिस स्तर पे हमारी जनसंख्या बढ़ती है उस स्तर पे हमारे भरण पोषण के साधन नहीं बढ़ पाते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है। इसके अलावा हम रॉबर्ट माल्थस की आयु, उनकी एज, उनके सिद्धांत के बारे में भी देखा, उनकी पुस्तक के बारे में देखा, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि 1788 में पब्लिश हुई थी। बाकी फिर ऊपर हमने पढ़ा एमिल दुर्खाइम के बारे में, जिन्होंने आत्महत्या के पीछे क्या कारण होता है और उन्हें किस प्रकार से सामाजिक कारणों के अंतर्गत ही समझना चाहिए, उन्होंने ये बताया। इसके अलावा फिर हमने ऊपर जनसांख्यिकी के बारे में जाना कि कितने प्रकार की जनसांख्यिकी होती है और भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने इतना सब पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग more updates regarding DBED entrance exam only, and if you want to prepare yourself in a better manner, so you can follow our more videos which are in playlist, so you can access those videos from there. Till the time, let's meet in another video. Take care, bye bye, have a nice day.